प्रोजेक्ट वर्क है एंड इसमें 10 मार्क्स आपके फाइल के होंगे एंड 10 मार्क्स आपके वाइवा के। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है एंड अभी हम थोड़ा सा देखते हैं लाइक आपके जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें आपका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हो, ठीक है, वैरायटी ऑफ कंटेंट्स हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, कंक्लूजन हो, बिब्लियोग्राफी एंड लास्ट में आपका वाइवा। तो इस तरीके से आपका 20 मार्क्स पूरा कंक्लूड होता है। ठीक है, अब वो सजेस्टेड टॉपिक्स है क्लास 12 के लिए हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक इसमें नैम 1961 टू प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पता है हमको, ठीक है, कुछ हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिसमें नेहरू, सुकर्णो, मार्शल टीटो, ठीक है, नासिर एंड यूगोस्लाविया से थे मार्शल टीटो एंड नक्रुमा घाना से। तो इन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था, लाइक एक अपने आप को किसी भी सुपर पावर के साथ ना रख के बिल्कुल उस ब्लॉक से, उस पावर स्ट्रगल से दूर रखना। ओके, क्योंकि इनमें सब कंट्रीज़ में एक सिमिलैरिटीज थी क्योंकि नए आज़ाद देश थे और किसी ना किसी की कॉलोनी रहे थे, तो इनके सामने अपने खुद के चैलेंजेस थे। तो वो सब है, ठीक है। यहाँ पे आपसे नैम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नैम बना कब, आज की डेट में इसका रेलेवेंस पूछा जा सकता है, इंडिया का स्टैंड इसको लेके, नैम की हाल फिलहाल में कब लास्ट समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो पूछा जा सकता है। जो उसके फाउंडिंग लीडर्स थे, कंट्रीज थी, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। दैन हम यहाँ पे बात करें डिवीजन ऑफ जर्मनी विद स्पेशल फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ द बर्लिन वॉल, ठीक है। ये कोल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो है, आपसे पूछा जा सकता है बर्लिन वॉल कब बनी थी, ठीक है, जर्मनी का डिवीज़न कैसे हुआ था, जो हमारी अलाइड फोर्सेस थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद उन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया था, बर्लिन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। बर्लिन ब्लॉकेड पूछा जा सकता है, वो क्या है, बर्लिन वॉल बनी कब थी, गिराई कब गई, ठीक है। सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है बर्लिन वॉल का, लाइक वो सिंबल था कोल्ड वॉर का उस टाइम पे, ठीक है। CIS के बारे में पूछा जा सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हमारे सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे जिक्र देखने को मिल सकता है। पूछा जा सकता है कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंदर आती है, आज का प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है, इंडिया के क्या रिलेशन है उनके साथ, ये सब। डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR विद स्पेशल फोकस ऑन गोरबाचेव, ये पूछा जाता है गोरबाचेव की या पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने कैसे इम्पैक्ट करा, ठीक है। गोरबाचेव ने कब लाइक USSR की कमान अपने हाथ में लिए, पूछा जाता है लीडरशिप कब उनको मिली थी, उनके सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में पूछा जा सकता है। गोरबाचेव की पॉलिसीज़ को ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो। अरब स्प्रिंग एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ज़्यादा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अरब वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, ट्यूनीशिया से हुई थी, आपको ये बताना पड़ेगा ट्यूनीशिया कहाँ पर है, उसके बॉर्डर किस कंट्री शेयर करती है, ये सब क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। आज की डेट में जैसा अगर हम देखें तो लाइक अभी हाल फिलहाल में सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, कू हुआ है एक तरीके का, जो वहाँ पे इतने लंबे टाइम से एक सिविल वॉर चल रही थी उसमें जो लाइक बोल सकते हैं विद्रोही थे, जो रिजीम के अगेंस्ट थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले लिया है। इसराइल थोड़ा एंटर कर गया है सीरिया के अंदर, तो अरब स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये सब भी पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है, इसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। ओके, वो सारा यहाँ पर कवर द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, इंडिविजुअली हम बात करें, इंडिया रशिया बहुत काफ़ी क्लोज अलाइज रहे हैं हमेशा से। 1974 की हमारी जब वॉर हुई हमारी, तो वहाँ पे रशिया ने हमारी हेल्प करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक तरीके से US को साइड लाइन रखने के लिए। पूरा मामला इंडिया और पाकिस्तान के बीच रहा था और फिर ईस्ट पाकिस्तान एक नई कंट्री बना था, तो वहाँ पे ट्रीटी थी हमारी रशिया के साथ। रशिया हमारा काफ़ी लंबे टाइम से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है और काफ़ी वेपन्स उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में फाइटर जेट्स, जब कोई कंट्री हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर नहीं कर रही थी देन रशिया वहाँ पर रेस्क्यू के लिए आया था हमारे, हम ये बता सकते हैं। आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाइज है हमारे, ठीक है। एंड अभी प्रेजेंट सिनेरियो पूछा सकता है, इंडिया रशिया, रशिया वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रशिया के साथ पुट किए जा सकते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है उसका, वो सारा। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे ही पूछा जा सकता है इसके बारे में कि रिलेशनशिप कैसे हैं चाइना के साथ, तो चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, वो जो स्प्लिट होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पर लाइक चाइना क्लेम करता है इंडियन टेरिटरी को, लाइक जैसे वो साउथ तिब्बत बताता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। ये सब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चाइना को लेकर। चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, चाइनीज़ ओपन डोर पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये पूछा जाए कि चाइना और इंडिया लाइक चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ 1949 में एक तरीके से, ठीक है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई वहाँ पर और माओ की सरकार आती है, माओ शासन चलता है। बट आज की डेट में चाइना एक सुपर पावर है, इंडिया उससे काफ़ी पीछे रह गया, ठीक है। चाइना की ओपन डोर पॉलिसी यहाँ पे पूछी जा सकती है, पंचशील एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है क्या है। ओके, अभी प्रेजेंट लीडरशिप पूछी जा सकती है कि चाइना की प्रेजेंट लीडरशिप किसके पास है, शी जिनपिंग आप नाम लेंगे वहाँ पे। रिसेंट इश्यूज़ क्या है, गलवान वैली में जो हमारी झड़प हुई वो है, ठीक है, अक्साई चिन का एरिया है, लाइक अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वहाँ पे डोकलाम पूछा जा सकता है। एंड डोकलाम इंडिया में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है, डोकलाम विवाद का आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट पे फोकस करेंगे, ट्रेड वॉर चल रही है एक तरीका की, ठीक है, साउथ एशिया में एक अपनी पकड़ बनाने की बात चल रही है, ठीक है, तो वो सब फॉरेन पॉलिसी वाला, फॉरेन अफेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, एक हम पूरा एक देश हुआ करते थे, बाद में हम टूट गए, रोल पूछा जा सकता है इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन में किसका सबसे बड़ा हाथ था,
तो हम ब्रिटिशर्स की फूट डालो राज करो की नीति की बात कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स थे वो, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए, ठीक है, कम्युनल तरीके से। जैसे कहीं पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही लीडर इलेक्ट किया जा सकता है, एंड सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। इससे की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिली। एंड उसके बाद में मुस्लिम लीग का रोल हम मेंशन करेंगे। मुस्लिम लीग बनी कब थी, मुस्लिम लीग के लीडर्स कौन थे, उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका क्या रोल था वहाँ पर, ठीक है। गांधी के रोल की हम बात पूछ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट डे सिनेरियो भी आज की हम बात कर सकते हैं। कश्मीर को लेकर हमारा काफ़ी बड़ा विवाद है। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसको अलग कैसे किया जा सकता, जो अलग करने वाली लाइन है उसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। सर सिरियल रेड क्लिफ ने उसे ड्रॉ किया था, तो हम बता सकते हो, ठीक है। पार्टीशन के बारे में बता सकते हो, पार्टीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के हैं, और आपसे पूछा सकता है प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती है, वो सारा। एंड अभी इंडिया एंड बांग्लादेश, सबसे बड़ा तो वाटर डिस्प्यूट है। पाकिस्तान के साथ भी हमारा थोड़ा वाटर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी, वाटर डिस्प्यूट भी है। बांग्लादेश के साथ भी सिमिलर सिनेरियो, हालात काफ़ी सही थे शेख हसीना की सरकार के साथ, बट जब से शेख हसीना भारत भाग के आई है, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट एक तरीके का वॉयलेंस शुरू हो गया, एक दौर चला काफ़ी लंबा, ठीक है। अभी वहाँ के जो लीडर है, ठीक है, लीडर इन द सेंस वहाँ पे अभी एक चीफ एडवाइज़र बन के बैठे हुए हैं एक भाई साहब, यूसुफ करके उनका नाम है। वो एक बार आप अच्छे से देख लेंगे कि प्रेजेंट लीडरशिप किसके पास है शेख हसीना के यहाँ पे आने के बाद, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे रहे हैं। तो लाइक ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता रहा है, ठीक है। लाइक बांग्लादेश, नेपाल, ये हमेशा चाइना कार्ड खेलते हैं अगर हमें इन्हें इंडिया से कुछ फ़ायदा चाहिए होता है तो, ठीक है, क्योंकि ये फिर ये दिखाते हैं कि हम चाइना की साइड चले जाएंगे, थोड़ी पॉलिसीज़ वैसे रखेंगे। तो अभी जो सेंटीमेंट्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्रेजेंट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। घुसपैठियों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लाइक हमारे खुद के रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ रहा है, क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम अभी जैसे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर पे एक हलचल देखने को चल रही है अभी। जो पहले हमारे एग्रीमेंट्स थे बांग्लादेश उनको मानने से मना करने की बात कर रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो ये सारा आप अच्छे से पढ़ें, एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि एक यूट्यूब चैनल है द लल्लन टॉप, उसका दुनियादारी करके उसमें आप 2-3 एपिसोड देख सकते हैं, तो उसको आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक फास्ट लाइक एक रैप वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक मैं इतना कवर नहीं कर पाऊँगा। आशियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी बात की जाए तो एक लाइक एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, जिसमें आपका थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब इसके अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। एंड इन कंट्रीज़ की बात की जाए तो लाइक इन्होंने अपने लाइक 3 पिलर्स की बात हो सकती है। आसियान के 3 पिलर्स क्या है, विजन 2020 क्या है, इंडिया की तरफ से एक लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी पीवी नरसिम्हा राव के साहब के टाइम पर, 1992 1996 उनका टेन्योर रहा था। देन उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वहाँ पे बात हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है एससीजी क्या है, एआरएफ क्या है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आसान से पुट किया सकते हैं। आसान में कौन कौन सी कंट्री है ये पूछा जा सकता है, ओके। यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेग्जिट, तो लाइक आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये कंफर्म है कि क्या है, ठीक है। क्यों है ये पूछा सकता है, वाई भी पूछा सकता है, ठीक है। जैसे पूछा है यूरोपियन यूनियन क्या है, देन आप बता सकते हो यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। एक इकोनॉमिक फोरम की तरह से उसने स्टार्ट हुआ, बट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिक पावर भी उसके पास, ठीक है। वो सारी चीज़ें, यूरोपियन यूनियन बना कब था, कितनी कंट्रीज़ है एट प्रेजेंट, कितने उसके मेंबर लाइक यूएन के अंदर है, ये सब। ऐसे सेम आशियान का कि आशियान क्या है। इंडिया के सिग्निफिकेंस में अगर बात करें तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा करता है इंडिया आशियान कंट्रीज़ के साथ में, हम हेल्प भी कर रहे हैं उन कुछ कंट्रीज़ की, लाइन ऑफ क्रेडिट देके, वो सारी बातें। वहीं पे यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेग्जिट की बात आ गई है, तो ब्रेग्जिट आपको पता है कि ब्रिटेन ने एग्जिट करा है यूरोपियन यूनियन से, वो ब्रेग्जिट है। कब किया ये बताना है, कौन वहाँ पे लीडर थे जिन्होंने इसको पुश करा उस टाइम पर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बोरिस नट वो दूसरा है, ओके। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन आप यहाँ पे देखेंगे कब बना, क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। ब्रिक्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके। इसके बारे में बात होगी, ब्रिक्स की बॉडीज़ के बारे में बात होगी कि लाइक ब्रिक्स कैसे फंक्शन करता है, इसकी समिट कहाँ कहाँ पे हुई है, पहले समिट कहाँ पे हुई, रिसेंट समिट कहाँ पर हुई, इंडिया के अंदर कोई समिट हुई है या नहीं हुई है, इन कंट्रीज़ के नेशन हेड कौन है इस टाइम पे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक पेपर लेंगे आप, पेन पेपर लेंगे, एक आपका जो टॉपिक है उसके बारे में एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, या आपने फाइल ईमानदारी से बनाई है, उसको भी दोबारा पढ़ेंगे, देन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, हो जाएंगी। तो ब्रिक्स, सार्क वहीं पे आज की डेट में इतना रिलेवेंस बचा नहीं है सार्क का, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है बॉडी, तो उसको छोड़ देते हैं, बट अगर पढ़ना हो फिर भी आप इसके बारे में जान सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सेम ऐसे यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आशियान, यूएन, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है कहाँ पर है, देन आपको पता होना चाहिए, ओके। वो सारे सार्क का जैसे काठमांडू नेपाल के अंदर है,
वो सारी बातें। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, तो इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, काफ़ी हम पीसफुल कंट्री रहे हैं डे वन से। तो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि हम प्रोटेक्शन में हम बात करें, और लाइक जैसे इंडिया को एनपीटी उसमें साइन, इंडिया ने हमने साइन नहीं किया उसमें, क्योंकि वो एक तरीके का अनफेयर पॉलिसी है। इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे देन थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, इंडिया का स्टैंड पता लग जाएगा क्या है। तो क्वेश्चन यही पुट किए जाते हैं। यूएन, भाई यूएन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसकी मल्टीपल एजेंसीज़ के बारे में, इसकी बॉडीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, जो 6 इसकी की बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कि कैंडिडेचर की बात हो रही है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अभी यूएन में काफ़ी लंबे टाइम से कोई रिफॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। 1945 में बना था, थोड़े बहुत बीच में कुछ रिफॉर्म्स हुए 1961-67 के दौर में, बट उसके बाद से कोई लाइक मेजर रिफॉर्म हमें देखने को नहीं मिला यूएन के अंदर। और भारत आज की डेट में एक काफ़ी बड़ा पावर बन के उभरा है, हमारी हालत बेहतर हुई है फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, ठीक है, और एक अच्छा प्रेजेंस रखते हैं हम वर्ल्ड के अंदर। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी देश है हम, और पॉपुलेशन वाइज तो दुनिया की सबसे पहली कंट्री है, और एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है हम एक तरीके से। ये सारी बातें हैं हमें लाइक एक लाइक हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के लिए, ठीक है। यूएन एजेंसीज़ की बात करें, लाइक यूनिसेफ है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ काम क्या करता है, चिल्ड्रंस फंड एक तरीके का है, ठीक है, बच्चों के लिए काम करता है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है लाइक आपके कल्चर को प्रिजर्व करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, साइंटिफिक बोले टेम्परामेंट को बढ़ाना वहाँ पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप है, जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यूएस के 47th प्रेसिडेंट, उन्होंने WHO में फंडिंग खत्म करने की बात करी है यूएस की, कि यूएस WHO में पार्ट नहीं लेगा, उससे बाहर निकलने की बात करी है, ठीक है। तो ये सारी एजेंसीज़ है यूएन की, और भी एजेंसीज़ हैं, इनके आप लाइक इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, इनका काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये पता होना चाहिए। वहीं पे हम बात करें पेंडेमिक्स की, कोविड-19 के अंदर इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, ओके। शायद किसी बच्चे के पास टॉपिक भी होगा तो मैं बता दूँ, कोविड-19 के बारे में बता सकते हो, या कैसे ब्रेकआउट हुआ, क्या शुरुआत हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, क्या हुए उसके। ग्लोबल इम्पैक्ट की हम बात करें तो लाइक सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। काफ़ी लाइफ्स इम्पैक्ट हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप सबने ये चीज़ें देखी हैं आपके आसपास होते हुए। पार्टीशन ऑफ इंडिया, थ्योरी बिहाइंड इट एंड इट्स लेगेसी। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, बंटवारा हुआ हमारा 1945 में, आज़ाद 1945 1947 में हमें आज़ादी भी मिली, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी भी मिली, बट साथ में हमें बंटवारा भी मिला, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फेमस स्पीच की बात हो सकती है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किसने दिया था वो आपको पता होना चाहिए, नेहरू जी ने दिया था, ठीक है, मिडनाइट को। तो पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन लाइक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो की नीति, साथ में जिन्ना की अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी। दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाइक जो नेशनलिस्ट लीडर्स रहे हैं हमारे, उन्होंने कांग्रेस को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी कमी रही, उनकी लीडरशिप में थोड़ा उस टाइम पे कमी आ गई थी। उन्होंने लाइक उतना स्ट्रांग अपना आर्गूमेंट रखा नहीं, अपना स्टैंड नहीं लिया, पार्टीशन हुआ। गांधी जी ने काफ़ी कोशिश करी बट एट द एंड वो फेल रहे, और इंडिया का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, देखने को मिली। सबसे पहला तो लाइक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, दूसरा इंडिया के अंदर कम्युनल टेंशन, एक वो थॉट डेवलप हुआ कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम्स के लिए अलग देश चाहिए होगा, ये बात देखने को मिली। देन हमें एक इस्लामिक नेशन आज की डेट में पाकिस्तान मिला, बट उसकी हालत क्या है सबको पता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकते हैं, पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। पार्टीशन कब हुआ, क्यों हुआ, लाइक जो बॉर्डर है वो किसने डिफाइन करा, ये सारी बातें वहाँ पे निकल कर आ सकती है। लाइक मुस्लिम लीग का रोल पूछा सकता है कि मुस्लिम लीग के लीडर्स कौन थे, कब बनी थी, कहाँ बनी थी, ठीक है। कांग्रेस कहाँ बनी थी, कब बनी थी, लीडर कौन थे, फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है। कंपैरिजन बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, देयर कंट्रीब्यूशन इंडिया डेवलपमेंट। तो 5 ईयर प्लान से इंट्रोड्यूस करे हमने, यूएसएसआर से वो लिए थे एक तरीके से, प्लानिंग कमीशन का वहाँ पे रोल था, ठीक है। फिर हमने बाद में 5 ईयर्स प्लान बंद कर दिया, 12th जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसके बाद से। फिर नीति आयोग आया नज़र में, काम आज ही वही है, एडवाइजरी बॉडी है नीति आयोग एक तरीके की, इंडिया की डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज़ को एक तरीके से वो प्लान करते हैं, देन एडवाइस करते हैं, देन गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करती है, उसमें फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एडवाइजरी बॉडी एक तरीके की। इलेक्शन 2019, राइज ऑफ बीजेपी एंड डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस की अगर हम बात करें, 2014 से हम देख सकते हैं कि राइज ऑफ बीजेपी वहाँ से शुरू होता है। 2019 का इलेक्शन एक तरीके का बहुत बड़ा, एक बहुत लंबे टाइम बाद हमें एक ऐसा ह्यूज मार्जिन के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दी, ठीक है। कांग्रेस का अगर हम बात करें, डाउनफॉल की अगर हम बात करें, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लाइक क्लियर गवर्नमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। एक तरीके से कहाँ एक तरीके की फुल मेजोरिटी रही है, डोमिनेट करा है, वन पार्टी सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की हम बात करें, ठीक है। तो वहाँ पर कांग्रेस सिस्टम भी चलता था, ठीक है। रजनी कोठारी ने वो नाम दिया था कांग्रेस प्रणाली। वो एक दौर था जिसमें कांग्रेस जीतती आ रही थी लगातार। पहले हमें एक नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट देखने को मिलती है 1978 के दौर में, ठीक है, 80s के टाइम पे आ गए,
मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि एक्स कांग्रेस के ही मेंबर थे। बट बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ में जिसकी जड़ें थी, वो अपना अस्तित्व में आना शुरू होती है। ठीक है, राम जन्मभूमि को लेकर भी काफ़ी रथ यात्रा वगैरह निकलती है। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको एक तरीके से साधा गया, एक ऑप्शन दिया गया कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, बट वो उभर के सामने आने लगा। दैन फिर नरेंद्र मोदी जो आज हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सरकार बनाते हैं 2014 में। पहली एक ऐसी सरकार काफ़ी लंबे टाइम बाद मिली जो नॉन कॉलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब कोई गठजोड़ की सरकार नहीं थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए उन्होंने। ठीक है, 2019 में तो वो काफ़ी एक ह्यूज मार्जिन से जीतते हैं। एंड कांग्रेस इस बीच स्ट्रगल कर रही थी, कोई अच्छी लीडरशिप नहीं आ रही थी। एंड उस टाइम पे लाइक बहुत सारे मुद्दे सामने देखने को मिलते हैं हमें, करप्शन के चार्जेस लगते हैं कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, कोलगेट 2G स्कैम, ठीक है, ये सारे वहाँ पे निकल कर आते हैं। और कैग की जो रिपोर्ट थी, वो काफ़ी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट वो काफ़ी लाइक एक तरीके का हिला के रख देती है पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एंड देन बीजेपी टेक ओवर करती है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। अब प्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि इमरजेंसी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन है। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। एंड इंडिया में किन का यूज़ करके आज तक इमरजेंसी लगी है, तो 352 का यूज़ करके लगी है। ठीक है, और अब तक 3 बार लग चुकी है एक तरीके से। ठीक है, चाइना वॉर, बांग्लादेश वॉर, एंड बाद में जो इंदिरा गांधी ने लगाई वो वाली वॉर। ठीक है, ये 3 इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 356 का बहुत यूज़ हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, JNK के अंदर काफ़ी बार उसका इस्तेमाल किया गया है। एक धब्बा है इमरजेंसी, लाइक एक डेमोक्रेसी के लिए 1975 की जो इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो लगाती थी। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से काफ़ी ज़्यादा, कि क्यों ये इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की गई, कब लगाई गई, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, केस क्या था, वो सब एक बार आप अच्छे से तारीखें और वो सब अच्छे से पढ़ेंगे, देन आपको समझ में आएगा। NDA 3, NDA 4, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA 3 एंड NDA 4। यहाँ पर इनके कार्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, कि किस तरीके का इनका क्या क्या इन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए, क्या क्या काम किया, वो सारा इसके अंदर आपको मेंशन करना है। ठीक है, कुछ जैसे टॉपिक्स थे। एंड एक फील्ड वर्क की मैं बात करूँ, लाइक जो भी फील्ड वर्क आपको दिया होगा, वो लाइक जिस भी टॉपिक में जो क्वेश्चन है उसके अंदर, फील्ड वर्क के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे, लाइक सर्वे आपको करने को दिया है, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, किसी लाइक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड होगा, आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो यही वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके।